Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology educator. स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज के लेक्चर में हमारे एप्लीकेशन इन मेडिसिन के थर्ड वाले पार्ट से, दैट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। एज यूजुअल एनसीईआरटी को डिकोड करेंगे एंड टॉपिक को अच्छे से नीट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके हिसाब से कवर करेंगे। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हमने कवर कर लिया, फिर हम जीन थेरेपी हमने विद एनसीईआरटी इसको कवर कर लिया है। अब थर्ड ले रहे हैं बेटा दैट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो बायोटेक्नोलॉजी का एक और एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इज बायोटेक्नोलॉजी ने हमें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हेल्प किया है। ठीक है, हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसको सेपरेटली पहले जैसे हमेशा करते हैं, नोट्स भी हमारे बनते रहने चाहिए और साथ में एनसीईआरटी भी करेंगे। अगर हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आप मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कौन सी हेडिंग में पढ़ रहे हैं। दिस इज अ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड में एक और बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं कि हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब अगेन हमेशा जैसे करते हैं, नाम को तोड़िए। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मतलब मॉलिक्यूल के बेसिस पर। अब कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम? जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा कोई बायोमॉलिक्यूल हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बॉडी के किसी प्रोटीन को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी बॉडी के एंटीजन को, एंटीबॉडी को, सबको पता है एंटीजन क्या होते हैं, या तो प्रोटीन हो सकते हैं या तो ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं। एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन्स ही होते हैं जो कि एक्चुअली प्रोटीन्स ही होते हैं। तो ये बायोमॉलिक्यूल है। मान लो हमने इसको डिटेक्ट किया, तो मतलब हम किसको डिटेक्ट कर रहे हैं? किसी बायोमॉलिक्यूल को, मतलब किसी मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करके डायग्नोसिस कर रहे हैं, डिटेक्शन कर रहे हैं। किस चीज का डिटेक्शन कर रहे हैं बेटा? ऑफ एनी डिजीज। आधी चीजें तो आपको याद नहीं करनी होती हैं, ये अपने आप हमको टॉपिक बता देता है। तो हम किसी मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर रहे हैं, तब जाके हम किसी बीमारी को डायग्नोज कर पा रहे हैं। तो डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स, एट द लेवल ऑफ फॉर एग्जाम्पल बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे कि आपने किसी प्रोटीन को अगर डिटेक्ट किया तो आप क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर रहे हो। जैसे बहुत सारे डायग्नोसिस मेथड होते हैं जो आप 3D इमेज देते हैं, MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, फिर लोग एक्सरे कराते हैं, ये सब डायग्नोसिस के डिफरेंट मेथड हैं। तो उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम मॉलिक्यूल के लेवल पर डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये एंटीजन है या नहीं बॉडी में। अगर ये एंटीबॉडी बना है बॉडी में, मतलब शायद ये एंटीजन होगा बॉडी में। ऐसे हम चीज़ों को पता करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हमको इसमें जो पूछा जा सकता है वो ये है कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पर डायग्नोसिस कर सकती हैं। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, फिक्स है, फ्लैश कार्ड के फॉर्म में कुछ चीज़ें हमको लिखनी होती हैं, एज इट इज़ याद करनी होती हैं। जैसे बेटा सबसे पहले आप इसमें लिखोगे RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी में जो आप RDT पढ़ रहे हो, RDNA बनाने की चीज़ें पढ़ रहे हो, इससे आप बहुत आसानी से मॉलिक्यूल के लेवल पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीन के लेवल पे, फॉर एग्जाम्पल दूसरा आप मान लो लिख लो जीन, DNA, ये सबको आपको डिटेक्ट करना है तो आप मॉलिक्यूलर लेवल पर डायग्नोसिस कर सकते हो बिल्कुल। क्योंकि RDT में आप कर क्या रहे हो? RDT में आप यही सब तो कर रहे हो कि आप जीन के लेवल पर काम कर रहे हो। ठीक है, जीन के लेवल पर प्रोटीन्स बना रहे हो। आपने कोई वेक्टर लिया, जीन उसमें इंसर्ट किया, फिर किसी की बॉडी में भेजा तो उसने प्रोटीन बनाया। तो आप ऐसे ही कोई आपको अगर डाउट लग रहा है कि इसकी बॉडी में ये जीन हो सकता है, ये जीन में हो सकता है म्यूटेशन हुई, आप उसको निकालो, लैब में उससे प्रोटीन बना के देख लो सही प्रोटीन बन रहा है कि नहीं बन रहा। मेरी बॉडी में कोई जीन है मान लो, उससे एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनना चाहिए, पर तुम्हें एज अ डॉक्टर डाउट हो रहा है कि शायद ये जीन में डिफेक्ट है, तो आप वैसा ही जीन, आप बॉडी के कुछ सेल्स निकाल के उनके जीन को आइसोलेट करके लैब में उनका प्रोटीन बना के देख सकते हैं। नहीं बन रहा है मतलब जीन में डिफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप RDT का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल के लेवल पर, जीन के लेवल पर डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है बेटा एक PCR की टेक्निक, याद है ना सबको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आप करते क्या हो? एम्प्लीफिकेशन ही तो करते हो। एम्प्लीफिकेशन
किस चीज को एम्पलीफाई करते हो, मल्टीप्लाई करते हो? ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बेटा न्यूक्लिक एसिड अगर डीएनए आरएनए में आपको लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है किसी पर्सन को शायद से कैंसर है, शायद से उसकी जीन में म्यूटेशन हो रखा है, आप थोड़ा सा सैंपल लीजिए और बाहर आपके पास पीसीआर मशीन है, उसमें उसको एम्पलीफाई करके टेस्ट करके देख लीजिए। बॉडी में एक्चुअली दिक्कत क्या आती है बेटा, मान लीजिए किसी को HIV का इन्फेक्शन हुआ, तो मान लीजिए उसके पास 5 वायरस है, आप टेस्ट करेंगे पॉजिटिव नहीं आएगा। 5 का नंबर जब बढ़ के 500 हो जाएगा तब आप टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। पर अब वो नंबर 500 पहुंच चुका है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितना अच्छा होता अगर हमको जब वो वायरस 5 ही थे नंबर में तब पता चल जाता। तो आप इसमें बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे PCR मशीन है आपके पास, तो आपको जो भी एड्स सस्पेक्टेड पेशेंट लग रहा है उसका आप सैंपल ले सकते हैं और उसके सैंपल को, या आपको लग रहा है किसी को कैंसर है, कैंसर होता है फॉर एग्जाम्पल, कैंसर के वन ऑफ द रीजंस होते हैं कि किसी जीन में म्यूटेशन हो गई है, तो आप उसका सैंपल लीजिए और उसके जीन को बाहर मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर टेस्ट करके देख लीजिए। टेस्ट पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स बाहर मल्टीप्लिकेशन हुई है उस म्यूटेशन वाले जीन की, दैट मीन्स बॉडी में भी म्यूटेशन पाई जा रही है। ठीक है, तो ऐसे करके हम PCR की हेल्प से एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ये करता है। तो इसकी हेल्प से बेटा ये सब चीज़ें हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिटेल में PCR में पढ़ चुके हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ये करता है, इसीलिए हम न्यूक्लिक एसिड, इसमें आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या चीज़ यूज़ की आपने? न्यूक्लिक एसिड भी तो एक बायोमॉलिक्यूल है, तो जीन हो गया, जीन क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। DNA क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। तो ऐसे आप चीज़ों को डिटेक्ट करते हो बायोमॉलिक्यूल्स को, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहलाएगा। अगर आप PCR की हेल्प से कोई डिजीज डिटेक्ट कर रहे हो तो आप बोलोगे आपने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किया है। RDT की हेल्प से किसी जीन को डिटेक्ट कर रहे हो, आप बोलोगे कि आपने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किया है। या फॉर दैट मैटर आप कोई जीन है उससे प्रोटीन बनवा के देख रहे हो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और आप प्रोटीन डिटेक्ट कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आपने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किया है। सिमिलरली बेटा थर्ड आता है एलाइजा। एलाइजा की फुल फॉर्म भी आपको पता है, लास्ट चैप्टर में भी सिखाई है और ह्यूमन हेल्थ में भी सिखाई है आपको। एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये क्या करता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट NCERT की लाइन। एलाइजा का प्रिंसिपल होता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है एलाइजा? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पे काम करता है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पे काम करता है। जैसे कि मान लो आपको लगता है कि इस पेशेंट की बॉडी में शायद ये एंटीजन है, तो आप उसका सैंपल लेके एंटीबॉडी डाल के देख लो। अगर अटैच होता है, टेस्ट पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स एंटीजन था। ठीक है, या आप बॉडी में किसी एंटीजन के लिए बने हुए एंटीबॉडी, अगर ये सब कंफ्यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा और डिटेल में समझा देती हूँ, आपको याद सिर्फ इतना ही करना है। ये कोई पेशेंट है बेटा, ठीक है, ये कोई पेशेंट है, ठीक है। इस पेशेंट की बॉडी में लेट्स से ये एंटीजन आ गया है, ठीक है, ये एंटीजन आ गया है, तो आप इसका सैंपल बाहर निकालो, बाहर एंटीजन लो, एलाइजा करने के लिए एक प्लेट होती है, उस पर एंटीजन को चिपका दो और फिर इसका वाला एंटीबॉडी इसमें डाल के देख लो। एंटीबॉडी अगर होगा तो एंटीबॉडी से चिपक जाएगा, टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए। ये करने के लिए भी तरीके होते हैं जो आप एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, उससे कुछ ऐसा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जुड़ा होता है जो अपने सबस्ट्रेट को कलर देता है, कलर आता है मतलब ये है, ये चिपका है मतलब ये है, तो ऐसे हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। पर इतनी डिटेल अब हमको पूछी नहीं जाती है। और दूसरा तरीका क्या है, आपको लगता है बॉडी में ये एंटीजन आया होगा तो बॉडी ने ये एंटीबॉडी बनाया होगा, तो आप इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लो, एक प्लेट लो और यहाँ एंटीबॉडी लगा दो और फिर ये वाला एंटीजन आप बाहर से यूज़ करके देख लो, अगर ये होगा तो ये एंटीजन जुड़ जाएगा। फिर आप एक और एंटीबॉडी लगाओ, ऐसे एंटीबॉडी एक और लगाओ और इसमें क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जोड़ दो जिसके जुड़ने से कलर आना चाहिए। कलर आता है मतलब ये वाला एंटीबॉडी जुड़ा है, ये एंटीबॉडी जुड़ा है मतलब ये एंटीजन प्रेजेंट है, ये एंटीजन प्रेजेंट है मतलब ये वाला एंटीबॉडी बॉडी में था जो इस प्लेट पे आकर चिपका हमारे सैंपल में, ठीक है। तो इसको हम जैसे सैंडविच एलाइजा कहते हैं, जिसमें हम दो एंटीबॉडी के बीच में एक एंटीजन का सैंडविच बना देते हैं। तो ये सिर्फ आपके हल्का फुल्का समझने के लिए है। बाकी एलाइजा में होता क्या है, आइदर एंटीजन या एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि हम एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ये एलाइजा का फॉर एग्जाम्पल आप यूज किस में करते हैं बेटा, ये एलाइजा का फॉर एग्जाम्पल आप यूज करते हैं यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ एड्स।
क्योंकि एड्स में क्या होता है, एड्स एक वायरल डिजीज़ है, एक कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो HIV वायरस से होती है। अगर बॉडी में वायरस आ रहा है तो उसके पास एंटीजन है, वो एंटीजन का काम कर रहा है, इधर आप उसको डिटेक्ट कर लीजिए, या उसके लिए बॉडी ने जो एंटीबॉडी बनाया उससे फाइट करने के लिए उसको डिटेक्ट कर लीजिए। तो यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ एड्स इन HIV सस्पेक्टेड, या ऐसे लिखो, डिटेक्शन ऑफ HIV in AIDS suspected patient, AIDS suspected patient, ठीक है। सिमिलरली बेटा ये जो PCR है, ये PCR किस में यूज होगा, यूज्ड इन, PCR इज यूज्ड इन, फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, डिटेक्शन ऑफ कैंसर या डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन इन कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट। अगर आपको डाउट हो रहा है कि किसी पेशेंट को कैंसर है तो आप उसमें म्यूटेशन को चेक करने के लिए PCR का इस्तेमाल करिए। इससे एक बहुत मेजर फायदा आपको क्या होने वाला है कि उसकी बॉडी में हो सकता है कैंसर फैलने से पहले ही आप PCR से बाहर टेस्ट करके देख लें और टाइमली वो चीज़ पता चल जाए। इसका मतलब है आप PCR का यूज़ करके बेटा अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज। तो ये जितने भी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के तरीके हैं, इससे हमको एक बहुत बड़ा एज मिलता है मेडिसिन फील्ड में कि भाई बीमारी बहुत लेट पता चलती है, इसलिए उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बीमारी को अर्ली डिटेक्ट कर लें तो उसका इलाज करना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल, पेशेंट को बचाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज कर सकते हैं आप। आपको जिस पेशेंट के ऊपर डाउट है कि शायद इसके सिम्टम एड्स जैसे हैं, या लगता है इसकी हिस्ट्री ऐसी है, इसका एरिया ऐसा है, कैंसर में आप देख सकते हो फैमिली की अगर हिस्ट्री ऐसी है, तो जो भी कैंसर सस्पेक्टेड या एड्स सस्पेक्टेड पेशेंट हैं उसमें आप म्यूटेशन को और HIV को डिटेक्ट कर सकते हो रेस्पेक्टिवली यूजिंग PCR एंड ELISA। ये एक एप्लीकेशन कर रहे हैं हम। ELISA तो आपको पता ही है एड्स के डिटेक्शन के लिए टेस्ट होता है, और PCR बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस रखता है, जिसमें वन ऑफ द फंक्शन और वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ PCR इज डिटेक्शन ऑफ कैंसर, ठीक है। ऐसे बेटा एक और होता है, दैट इज 3 हो गए। चौथा आप करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी अभी सिखाती हूँ क्या होती है। ऑटो रेडियोग्राफी में आप कुछ जो भी टेक्निक है ये अभी सिखा रही हूँ आपको, इससे भी आप क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करते हैं। तो फिक्स पहला क्वेश्चन क्या याद रखेंगे बेटा, एकदम NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप इसमें क्या याद रखेंगे, पहला कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के टेक्निक्स क्या हैं, टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। पहला हो जाएगा बेटा RDT, दूसरा हो जाएगा PCR, तीसरा हो जाएगा ELISA और चौथा हो जाएगा ऑटो रेडियोग्राफी। और इसीलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे आप अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज कर सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि भाई मैं तो RDT का इस्तेमाल कर सकता हूँ, PCR का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ELISA का इस्तेमाल कर सकता हूँ और ऑटो रेडियोग्राफी का इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि मैं डिजीज को अर्ली डिटेक्ट कर सकूँ। बस ये देखना पड़ेगा कि भाई जीन के एम्प्लीफिकेशन से अर्ली डिटेक्शन, अगर किसी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो आप अर्ली डिटेक्शन के लिए PCR का यूज कर सकते हैं, कोई म्यूटेशन की प्रॉब्लम है तो आप ऑटो रेडियोग्राफी का भी यूज कर सकते हैं, एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है तो आप ELISA का इस्तेमाल कर सकते हैं अर्ली डिटेक्शन के लिए। और RDT में भी आप जीन से जो भी प्रोटीन बना के देखना है, बन रहा है नहीं बन रहा है वो, तो अर्ली डिटेक्शन में ये सब आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको अर्ली डिटेक्शन में किस चीज को टारगेट करना है, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी पे आइए कि ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है, अभी पढ़ेंगे NCERT है ना। देखो ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी समझना इस टेक्निक को, ये एक टेक्निक है। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको एक बेटा फ्लैश कार्ड भी बनवाया है कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो RDT में या बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं। उसमें हमने बहुत सारी टेक्निक्स में से वन ऑफ द टेक्निक ऑटो रेडियोग्राफी भी लिखी है, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है, सपोज करो बेटा ये एक नॉर्मल जीन है, ठीक है, ये एक नॉर्मल जीन है और ये एक म्यूटेटेड जीन है, इसी नॉर्मल जीन में म्यूटेशन हो गई है।
पर तुम्हें ये दिखाई तो देगा नहीं, ठीक है। मान लो यहाँ पर इसमें म्यूटेशन हो गई है, ठीक है, ये जीन खराब हो गया, सही है। अब नॉर्मल जीन और एक म्यूटेटेड जीन, आपने क्या किया, इसमें एक चीज़ का इस्तेमाल किया दैट इज कॉल्ड एज प्रोब, एक चीज़ का इस्तेमाल किया दैट इज कॉल्ड एज प्रोब। सबसे पहली बात, ये प्रोब क्या होता है, स्मॉल स्ट्रैंड होता है, एक छोटा सा सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डीएनए या आरएनए, पर सिंगल स्ट्रैंडेड होगा एंड इसका एक छोटा सा टुकड़ा होगा, ठीक है। दिस प्रोब इज एक्चुअली बेटा कॉम्प्लीमेंट्री, आपने ये प्रोब लैब में तैयार किया है, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द नॉर्मल जीन। आपकी बॉडी में एक जीन जैसा होता है, वो तो आपको पता है, बस आपको ये नहीं पता है एज अ डॉक्टर कि इस नॉर्मल जीन में म्यूटेशन हो गई है या नहीं हुई है। जो प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, कहीं उस जीन के म्यूटेशन की वजह से तो नहीं हो रही है। तो आपको नॉर्मल जीन पता है, आपने उस नॉर्मल जीन से कॉम्प्लीमेंट्री एक प्रोब तैयार किया है और वो प्रोब का आप इस्तेमाल करेंगे। और वो प्रोब क्या करेगा, सी वो प्रोब क्या करेगा बेटा, आप प्रोब जोड़ दो इसमें, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब है ये प्रोब है। इस प्रोब से एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, ये प्रोब है। अब तुम बोलोगे मैम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से, जीन से सिंगल स्ट्रैंडेड कैसे जाके चिपक जाएगा, उस मैकेनिज्म में हमको नहीं जाना है, हमको बस ये पता है कि नॉर्मल जीन के साथ जाके ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये काम कैसे होता है उसके डेप्थ में, मैकेनिज्म में हमारा काम नहीं है, हमें बस इतना जानना है कि ये प्रोब इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द नॉर्मल जीन। पर यहाँ पर तो जीन नॉर्मल रहा ही नहीं, तो यहाँ पर ये प्रोब आकर नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है। अब इस प्रोब से क्या है बेटा, एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है, अटैच्ड, दिस प्रोब इज अटैच्ड टू अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए का स्ट्रैंड जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए तो ऐसे कुछ वर्ड आ रहा है, ऑटो रेडियोग्राफी, एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, दिस इज द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, और यहाँ पे तो ये जुड़ा ही नहीं, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल अगर जुड़ा है तो आपने सामने एक फोटोग्राफिक फिल्म रखी, ये एक फोटोग्राफिक फिल्म है, जैसे कि बेटा एक्सरे निकालते हैं तो एक फिल्म के ऊपर वो आता है इमेज उसका, वैसे एक फोटोग्राफिक फिल्म है बेटा। जो तो अगर जीन नॉर्मल है तो प्रोब जाके जुड़ेगा, तो ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल की वजह से यहाँ पर आपको इमेज दिखाई देगी, क्योंकि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं जुड़ा है इसलिए यहाँ पर इमेज नहीं आएगी। क्यों नहीं जुड़ा है, क्योंकि जीन नॉर्मल नहीं है जिससे ये कॉम्प्लीमेंट्री था। तो इस तरह से आप एक जीन में पता कर सकते हो म्यूटेशन हुई है या नहीं हुई है। अगर इमेज आता है मतलब जीन नॉर्मल है, अगर इमेज नहीं आता है फोटोग्राफिक फिल्म पे, दैट मीन्स जीन में म्यूटेशन हो गई है। तो ऐसे आप जीन की म्यूटेशन को ऑटो रेडियोग्राफी से पता कर सकते हैं। प्रोब के बारे में और डिटेल्स हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टेक्निक्स के अंदर, ठीक है। तो ये है आपका किसके बारे में, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कोई और पॉइंट्स अपने ने ऐड करने हैं तो, ठीक है। चलो देखो, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस साथ में एनसीईआरटी करेंगे। आपकी एनसीईआरटी साथ में खुली होनी चाहिए आपके सामने, और एनसीईआरटी को डिकोड करके हैंड टू हैंड वीडियो को पॉज करके आप चीज़ें लिखते जाएंगे जहाँ जहाँ पर भी आपको लगेगा कि आप एडिशंस कर सकते हैं। यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important। अगर आप इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना चाहते हैं पेशेंट का तो अर्ली डायग्नोसिस करना ज़रूरी हो जाता है, वरना चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। एंड उसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझना कि भाई उस सेल का काम क्या है, उसमें दिक्कत क्या आ सकती है, उसमें जीन कौन सा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझना पड़ता है। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस जो हम आज तक करते आ रहे हैं, सीरम एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस, सीरम मतलब ब्लड सीरम, तो ब्लड टेस्ट करना, यूरिन टेस्ट करना, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। आप चीज़ों का जब ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में अगर आपको डिटेक्शन कर रहे हैं तो आपने अर्ली डिटेक्शन नहीं किया है, तो अर्ली डिटेक्शन तो नहीं हो पाया। अब पढ़ो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये हो गया बेटा फर्स्ट, ठीक है,
ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, ये हो गया आपका सेकेंड, ठीक है। फिर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलाइजा, ये हो गया बेटा आपका थर्ड, ठीक है। ये तीन यहां पर दिए हुए हैं, आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली डायग्नोसिस के तीन नाम आपको मिल चुके हैं। सम दिया हुआ है जिसमें हमने एक और ऐड किया है, दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी, उसके बारे में आगे दिया है, ठीक है। अब देखो, प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन, कि आपकी बॉडी, किसी पेशेंट की बॉडी में कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरस हो, यानी कि कोई पैथोजन हो, इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिजीज सिम्टम। इस लाइन का ये मतलब है कि किसी पैथोजन का प्रेजेंस है या नहीं, आपको कब पता चलता है बेटा, जब वो पैथोजन अपना नंबर मल्टीप्लाई करके पेशेंट को बीमार करता है या उसकी बॉडी में कोई सिम्टम आता है। तो कोई पेशेंट आपके पास आएगा सिम्टम के साथ, तब आप बोलेंगे हाँ आपकी बॉडी में लगता है ये पैथोजन आया है, चलिए ये टेस्ट करते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी है। By this time the concentration of the pathogen is already very high. पैथोजन अपना नंबर बढ़ा चुका है कि सिम्टम तक आ गया in the body. However, very low concentration of a bacteria or virus, ध्यान से पढ़ो यहाँ पे, very low concentration of a bacteria or virus at a time when the symptoms of the disease are not yet visible. जब तक सिम्टम भी नहीं आए हैं तभी तक में आपने बहुत बैक्टीरिया का, वायरस का जो लो कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हो आप, कैन बी डिटेक्टेड। कैसे? बाय द एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। पीसीआर का काम ही है न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन करना। तो पीसीआर का यहाँ पर बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर दिया है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर पहला मिला आपको यहाँ पर, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट्स ऑफ डीएनए? यस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन द लास्ट चैप्टर, जब हमने पीसीआर पढ़ा कि वो कैसे इस अमाउंट को बढ़ा सकता है, वो उसकी टेक्निक में हमने डिटेल में पढ़ा है। पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, जिससे एड्स का अर्ली डिटेक्शन होगा बेटा, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एड्स। और इसीलिए तो ऊपर लिखा है अर्ली डिटेक्शन में पीसीआर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि एड्स को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं हम पीसीआर का यूज करके, क्योंकि एड्स किससे हो रहा है? एक वायरस से, और यहाँ पर यही तो लिखा है बैक्टीरिया या वायरस का बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुई आपकी सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर का एक काम दिया है कि आप उससे किसी भी बैक्टीरिया या वायरस का बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा दिया आप एड्स सस्पेक्टेड पेशेंट में एचआईवी डिटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये इसी का एग्जाम्पल है, एक वायरस को आप अर्ली डिटेक्ट कर रहे हैं। इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स टू। ठीक है, आप यहाँ पर थर्ड एप्लीकेशन देख रहे हैं, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। मैंने ये सब एप्लीकेशंस आपको लास्ट चैप्टर में पीसीआर के लिखवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये तीन एप्लीकेशन यहाँ पर दिए हैं, एक एप्लीकेशन उसी का एग्जाम्पल है असल में, दूसरा एप्लीकेशन कि आप वायरस को डिटेक्ट कर रहे हैं, और तीसरा हो गया आप म्यूटेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूटेशन में क्या डिटेक्ट करना है? जीन। जीन क्या है? न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन करता है पीसीआर। इट इज अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये फोर्थ एप्लीकेशन दिया है बेटा, अगर कोई जेनेटिक, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, ठीक है। एनसीईआरटी में ही साइड में क्या करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर लगा के 4 एग्जाम्पल लिख लेंगे, 1 2 3 4, या यहीं पर 1 2 3 4 नंबर डाल देंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर भी तो पता कर सकते हो पीसीआर का यूज करके, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर किससे? जीन। किससे? जीन से। जीन क्या है? न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड का ही तो एम्प्लीफिकेशन करता है पीसीआर, ठीक है। यहाँ पर खत्म होता है बेटा कि आपके पास कौन सी टेक्निक्स है अर्ली डिटेक्शन के लिए, उसमें से कुछ चीज़ें, कुछ एप्लीकेशन पीसीआर की दी हुई हैं। आपको एलाइजा के बारे में मैंने अभी बताया ही है कि एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन करता है। अब बात करते हैं हम ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में, ध्यान से सुनो, यहाँ से सब ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में दिया है बेटा। दिस पैराग्राफ इज अबाउट ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी देखो, अ सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब वन, सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड तो है, वो भी एक मॉलिक्यूल की बात करिए,
मैनी नहीं, ठीक है। अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए लीजिए और उसमें क्या जोड़ दीजिए बेटा, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, और उसी को आप क्या कहते हैं, प्रोब। ये रही प्रोब की डेफिनेशन, प्रोब की डेफिनेशन मिल गई आपको। प्रोब इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज करता है। इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। अब वो कैसे होता है, मतलब अ क्लोन ऑफ सेल मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल में हम अलाउ करते हैं एक प्रोब को उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ हाइब्रिड बनाने के लिए, कैसे, रेडियोग्राफी का यूज करके। तो वही बताएगा अब आगे कि कैसे होता है। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन, वो क्लोन, वो सेल, वो आपने मान लो अ ग्रुप ऑफ सेल या 20 सेल, तो मान लो 10 सेल में नॉर्मल जीन है और 10 सेल में म्यूटेटेड जीन है, तो वो 10 सेल जिसमें म्यूटेशन हो रखी है, तो द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, उस पर अपीयर नहीं होंगी फोटोग्राफिक फिल्म पे, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्रिटी विद द म्यूटेटेड जीन, बिकॉज प्रोब जो है बेटा वो म्यूटेटेड जीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, उसके साथ हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, तो फोटोग्राफिक फिल्म पे इमेज नहीं आएगा, नॉर्मल वाले से आएगा। इससे आप म्यूटेशन जीन का पता कर सकते हैं, ठीक है। अब बात किया है किसके बारे में, एलाइजा के बारे में। एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। यहाँ पर किसके बारे में दिया है बेटा, एलाइजा के बारे में दिया है, हेडिंग आ गई आपकी एलाइजा। ये किस चीज पर डिपेंड करता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन, इसका प्रिंसिपल क्या है, इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। अरे भाई किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है, या आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि बॉडी में एंटीजन है या नहीं उस इन्फेक्शन का। एक पैथोजन का, पैथोजन बॉडी में है या नहीं, मतलब एंटीजन बॉडी में है या नहीं, इस बात को आप डिटेक्ट कर लो। क्योंकि ये जो एंटीजन होते हैं वो क्या होते हैं, या तो प्रोटीन्स होते हैं या तो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं एटसेट्रा, या फिर और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन, या फिर बॉडी में जो पैथोजन आया है, जो एंटीजन आया है, उसके लिए इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाया होगा, आप उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लो। फिर से पढ़ो, एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी का हम इंटरेक्शन करा के एलाइजा करते हैं। तो अगर एक पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है, तो आप उस एंटीजन को बॉडी में है अगर, तो उसको बाहर निकाल के उसकी एंटीबॉडी से जोड़ के डिटेक्ट कर लो है या नहीं है। या फिर आप बॉडी में जो एंटीजन आया उसके लिए जो एंटीबॉडी बनता है बॉडी में, उसको बाहर निकालो और उस एंटीबॉडी को, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन, उसके लिए उसको बाहर निकालो एंटीबॉडी को, उसको डिटेक्ट कर लो एंटीजन से इंटरैक्ट करा के है या नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका खत्म होता है बेटा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। जीन थेरेपी आपको लास्ट लेक्चर में कराया है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हो गया। तो वी आर कंप्लीटिंग हियर बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब हमने क्या किया है, दो चीज़ें कवर कर ली हैं। दो चीज़ें क्या कवर कर ली हैं बेटा, एक तो हमने पढ़ना था एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर कंप्लीटेड एंड एग्रीकल्चर इन मेडिसिन कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेक्चर मैं स्टॉप कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।